हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो होने वाला है हमारा 7th चैप्टर पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो ये वो चैप्टर है जो इतना लेंदी था कि भाई तीन कंट्री की हिस्ट्री हमने इसमें पढ़ ली थी, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो भी इसी चैप्टर पे होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आप एक बार फटाफट से देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कंट्री देखी थी वो थी जापान। जापान की अगर हम बात करें तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ था, जो कौन कौन से है तो होकाइडो है, हुनशु है, शिकोकू और क्यूशु। लास्ट में सदर्न पार्ट में इसके एक और आइलैंड का मेंशन था जो कि था ओकिनावा आइलैंड्स। साथ ही साथ ये जो आइलैंड्स हैं ये काफी ज्यादा वोल्केनिक इन नेचर थे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, जिसकी वजह से जो जापान थे उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में लकड़ियों का ज्यादा यूज किया था। उसके बाद अगर हम बात करें जापान के पीपल एंड कल्चर की, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो जापानीज एथनिसिटी को बिलोंग करती थी। वहीं अगर माइनॉरिटी में देखें तो आइनू और कोरियंस थे, जिनको लाया गया था कहां पे, कोरिया कंट्री से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, तो ये लोग जनरली एग्रीकल्चर साथ ही साथ फिशिंग का ऑक्यूपेशन को करते थे, लेकिन जो एनिमल रेयरिंग था वो यहाँ पे बहुत ही रेयर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फूड की, तो राइस जो है वो इनका स्टेपल फूड है, और जो इनकी प्रोटीन की नीड है वो फिश से कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाया करती थी। उसके बाद हमने सुशी को देखा था कि कितनी वो पॉपुलर डिश होती है, जिसमें रॉ फिश का यूज किया जाता है और काफी हेल्दी डिश होती थी। अब अगर हम बात करें इसके पॉलिटिकल सिस्टम की, तो जापान में पहले जो था वो इंपीरियल रूल था। बाद में इंपीरियल कोड से जो पावर है वो शोगुन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विच इज अ काइंड ऑफ अ फेड्यूलिज्म। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या पिक्चर हो जा रही है, तो जापान में एम्परर होते हैं जो फिगर हेड है, लेकिन उनके नीचे कई सारे लॉर्ड्स होते हैं जिनको यहाँ पे शोगुन्स कहा जाएगा। ठीक, ये एक तरीके के नोबल्स हैं। उनके नीचे होते हैं दाइमोस, जो कौन होते हैं, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वहां पे वॉरियर क्लास हो गई। ठीक है, फिर उसके नीचे एक और वॉरियर क्लास है जिसका नाम है सैमुराइज। फिर रोनिन हो गए यहाँ पे, जो कौन है, पेड सोल्जर्स, पीजेंट्स है, आर्टिजन्स है, मर्चेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके का जो पूरा इंपीरियल फॉर्मेशन है, फ्यूडल फॉर्मेशन है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल चेंजेस की, तो 16th सेंचुरी आते आते यहाँ पे 3 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। कौन कौन से, कि भाई पहले जो लड़ाई झगड़े का काम, या आप बोल सकते हो वॉरशिप का काम, जो पहले पीजेंट्स को भी दिया जाता था, अब उनसे खत्म करके पूरा की पूरा जो मिलिट्री वाला काम है वो किसको दे दिया, सैमुराइज को दे दिया। साथ ही साथ हमने देखा था कि भाई जो डाइमोस थे उनको क्या किया जाता था, शोगुन्स उन्हें बोल देते थे कि तुम्हें कहां आके रहना है, तुम्हें क्योटो में आके रहना है। तो उस चीज में चेंज किया गया, और डाइमोस को क्या बोला गया कि अब आप कहां रहेंगे, अब आप अपनी कैपिटल में रहा करेंगे। उसके साथ साथ जो लैंड सर्वे किया गया और टैक्सेशन का सिस्टम जो था वो भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया। अब अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो जापान जो है वो जनरली कई सारे लग्जरियस गुड्स को इंपोर्ट करता था, जैसे कि चाइना से वो सिल्क इंपोर्ट करेगा और इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट करेगा। लेकिन बाद में यहाँ पे ये देखा गया कि इसके कारण क्या होता था कि जो एक्सचेंज है उसमें जापान का कई सारा जो गोल्ड होता था वो उसमें चला जाता था। इस चीज को रिफॉर्म करने के लिए जो तोकुगावास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि अब हम एक्सपोर्ट नहीं करके क्या करेंगे, सारा सामान जो होगा वो हमारी कंट्री में बनाएंगे। तो टेक्सटाइल के लिए उन्होंने निशिजन, क्योटो में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली जो कि निशिजन था, और निशिजन में हमने देखा था कि भाई कई सारे जो वर्कर्स हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने पहले टेक्सटाइल में काम किया, फिर रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सेल्फ सब्सिस्टेंस बना लिया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अगर आगे, तो आगे देखा जाए कि कैसे अब हम फ्यूडलिज्म से मेजी रेस्टोरेशन, मतलब वापस से इंपीरियल रूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैथ्यू पेरी थे वो आए यूएसए से, और उन्होंने क्या डिमांड थी उनकी कि भाई उन्हें जापानीज के साथ एक ट्रेड रिलेशन मेंटेन करनी थी, जिससे कि यूएस और जो जापान है वो ट्रेड कर सके। क्यों, क्या कॉज था इसका, क्योंकि जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री थी जो बीच में लाई करती थी, और उन्हें चाइना के रूट, मतलब जो चाइना का रूट था उसके बीच में जापान लाई करेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से उन्हें क्या, एक फ्यूलिंग स्टेशन मिल जाएगा। और जापान अभी तक सिर्फ और सिर्फ होलैंड के साथ ट्रेड करता था, तो अब यूएसए चाहता था कि सिर्फ होलैंड के साथ नहीं, जापान अब यूएसए के साथ भी ट्रेड करे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो जैसे ही मैथ्यू पेरी इस चीज को लेकर आए, तो अब यहाँ पे पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है कहां से,
शोगुन्स के पास से एम्परर के पास में, ठीक। और इस वजह से शोगुन का पावर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा और एम्परर का पावर किसके पास आ गया, एम्परर का जो पावर था वो रिस्टोर हो गया। जो कैपिटल थी उसको भी क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। क्योटो से कैपिटल एडो बना दी गई और कैपिटल का भी रीनेम कर दिया गया। एडो को अब क्या बोला जाने लगा, टोक्यो, विच इज द ईस्टर्न कैपिटल। अब जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ तो उन्होंने क्या क्या तरीके के रिफॉर्म करे, तो हमने कई तरीके के रिफॉर्म देखे थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है जहां पे इंपीरियल रूल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। किंग जो है उनके बर्थडे के पे नेशनल हॉलीडे दिया जाता था। उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म करे हुए हैं, है ना। तो वही सारे जो रिफॉर्म्स है वो उसमें एक बार क्विकली देख लेते। तो अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था, शोगुन के पास पावर था, वो खत्म कर दिया। उसके बाद लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सारा रूल जो है, सारा लैंड जो है वो सेंट्रलाइज किया गया और फिर वहां पे लैंड सर्विस सिस्टम किया गया। देन जो एजुकेशनल सिस्टम है तो उसमें वेस्टर्नाइज एजुकेशन लेकर आए वो लोग। उसके साथ साथ आर्मी में कई तरीके का मॉडर्नाइजेशन किया गया। जो लोग थे 21 ईयर्स 25 ईयर्स तक के, उनको क्या बोला गया कि अब आपके लिए क्या होगा कि भाई आर्मी जो है वो कंपलसरी सर्विस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ नेवी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, एम्परर वर्शिप को इंटेंसिफाई किया, ह्यूमन राइट्स की बात करी, रिलीजियस फ्रीडम की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी बनाया गया और बैंकिंग सिस्टम लेकर आए, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म जो हुए वो मेजी रेस्टोरेशन के टाइम पे हुए। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कैसे अब जो जापान है अपनी पुरानी चीजों के साथ साथ वेस्टर्न आइडियाज को भी मेंटेन करना चाहता है, तो उसके लिए कई सारे स्कॉलर्स आए जो ये चाहते थे कि हम वेस्ट से ही सारे आइडियाज ना अडॉप्ट कर लें, अपनी भी कई चीजें लेकर आए। तो उसमें जो माइके सत्सुरी हैं उन्होंने इस चीज की बात करी कि जापान को डेवलप तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अपने जो इंडिजीनियस आइडियाज हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके साथ जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करी जा रही है वेस्टर्न लिबरलिज्म की, कि जिस तरीके से वेस्ट लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करता है, राइट्स के फॉर्म में, रिलीजियस फ्रीडम के फॉर्म में, वो सारी चीजें भी देनी चाहिए। साथ ही साथ जापान क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहिए। अब अगर हम बात करें उसके बाद एक एमोरो हैं जिन्होंने किसकी बात करी, पॉपुलर राइट्स मूवमेंट की, वुमेन की राइट्स की बात करी और डेमोक्रेटिक नेशन की बात करी, जिन सभी चीजों की वजह से जापान में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम देखें डेली लाइफ में, तो जापान में जब ये सारे वेस्टर्नाइजेशन के चेंजेस हो रहे थे तो उससे कॉमन मास की भी कई सारी जो लाइफ में चीजें हो रही थी वो बदलने लगी। अब क्या हो रहा है कि भाई इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब मेन और जो वुमेन है वो दोनों की दोनों ब्रेड अर्नर है और इस वजह से अब न्यूक्लियर फैमिलीज जो है उनका डेवलपमेंट हम देखने को मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारे ऐसे इक्विपमेंट जो लोगों की लाइफ को इजी बना रहे हैं उनका यहाँ पे यूज देख रहे हैं। देन अगर हम बात करें ओवरकम मॉडर्निटी, तो उसमें ये बताया गया कि भाई जब जापान मॉडर्न हो रहा है तो कैसे वो कई सारी चीजों को वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई जो स्टेट है उसने कई तरीके का नेशनलिज्म को सपोर्ट किया और उसकी वजह से अब जापान जो है वो अपनी चीजों को पहचान रहा है और अपनी जो आप बोल सकते हो ताकत है उसको वर्ल्ड को दिखाना चाहता है। और इसी वजह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसमें जापान पार्टिसिपेट करता है और यूएसए के पर्ल हार्बर में यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यूएसए के पर्ल हार्बर में जाके ये अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से साथ ही साथ क्या होगा कि भाई जो इंपीरियल रूल है उसमें उन्होंने ये चीज स्टार्ट कर दी कि भाई जो जापानीज हैं वो अपनी सोसाइटी के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल रखेंगे, किसी तरीके का डिसेंट नहीं देखेंगे। साथ ही साथ कई तरीके की पैट्रियाटिक सोसाइटीज बनाई गई जिनमें वॉर को सपोर्ट किया गया। उसके बाद अगर हम इसमें आगे देखें तो आगे ये चीज हुई कि भाई जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया तो यूएसए ने भी इसका काउंटर अटैक हुआ और उसमें उसकी वजह से जो हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर थे उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करा गया, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। इसकी वजह से ये चीज हुई कि अब जापान को डिमिलिटराइज कर दिया आफ्टर द वॉर, क्योंकि जो एक्सेस पावर था वो वॉर में हार चुका था। साथ ही साथ जापान के ऊपर नो वॉर क्लॉज लगाया गया, जिसका मतलब है कि अब जापान खुद से किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। देन इन सारे न्यूक्लियर अटैक्स के बाद भी जापान कैसे रीइमर्ज होता है, तो जापान ने यहाँ पे कई तरीके के एग्रेरियन रिफॉर्म्स करे हुए हैं। दे रीस्टैब्लिश द ट्रेड यूनियंस, जो वहां पे कई सारे जो फैमिली यूनियंस बनाई हुई थी, ज़ाइबात्सुस वगैरह थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, तोड़ के अब अलग अलग इंडस्ट्रीज बना ली। देन पोस्ट वॉर इलेक्शन करे गए जहां पे विमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया है। उसके साथ जो जापानीज इकोनॉमी है उन्होंने जो कोरियन में वॉर हो रहा था उसकी मदद लेके कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया। देन 1964 में जापान में ओलंपिक होता है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जापान वापस से रीडेवलप हो चुका है। साथ ही साथ इन्होंने शिनकानसेन जो है, जो बुलेट ट्रेन है, उनका भी यहाँ पे क्या किया, एक ऐसी कंट्री बना जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले बुलेट ट्रेन लेकर आया। ठीक है, तो ये था जापान का पार्ट जिसमें हमने देखा कि भाई कैसे जापान एक इंपीरियल कंट्री से यहाँ पे एक मॉडर्नाइज कंट्री के उसमें हमें दिख रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फूड देखे थे कि भाई अलग अलग जगहों से अलग अलग फूड्स आए थे। सदर्न एरिया से कैंटनीज में यहाँ पे डिमसम आया हुआ था, उसके बाद नॉर्थ में व्हीट स्टेपल फूड था, शेजवान में मसाले थे तो शेजवान सॉस आया, और लास्ट में ईस्टर्न चाइना से व्हीट एंड राइस आया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंट्रोडक्शन, तो चाइना जो है वहां पे तीन तरीके की आइडियोलॉजीज हमने देखी थी। एक थे अर्ली रिफॉर्मर्स जो वहां पे इंपीरियल रूल को सपोर्ट करते थे, जिनके फेमस लोग थे लियांग शाओ एंड क्वांग वेई।
जो ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ ही कहीं ना कहीं चाइना में मॉडर्नाइजेशन करने की बात करते हैं। दूसरे जो है वो इंपीरियल रूल की जगह पे रिपब्लिक नेशन की बात करते हैं, जहां पे वो चाहते हैं कि जो हेड होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और ग्रुप होता है जो कम्युनिस्ट हैं, जो ये चाहते हैं कि जो सारा पावर है वो प्रोलेटेरियन पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उनके पास हो जाए। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, तो चाइनीज का क्या हुआ, उनका वेस्ट के साथ एनकाउंटर कैसे हुआ था। तो हमने देखा था कि भाई कई सारी जो मिशनरीज थी वो यहाँ पर आई, और उनकी वजह से उसके बाद एक और चीज हुई यहाँ पे ओपियम वॉर। और ओपियम वॉर की वजह से जब ये सारी चीजें देखी गई तो यहाँ पे ये फील किया गया कि देयर इज अ नीड टू चेंज, और यहाँ पे कई सारे रिफॉर्म्स करे गए। तो जैसे रिफॉर्म हुआ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, आर्मी में कई तरीके के रिफॉर्म करे गए, एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म किया गया कि भाई चाइनीज को वेस्टर्न कंट्रीज भेजा गया, वहां से नए आइडियाज को लाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ कई सारी लोकल असेंबलीज भी सेट करी गई जो अपने ही लेवल पे अपने ही रीजन में रूल कर रही थी। उसके साथ साथ यहाँ पे चाइना में हमने देख रहे हैं कि अब जो इंपीरियल रूल है वो खत्म होकर 1911 में यहाँ पे मंचाओ रूल, क्योंकि उसको क्या समझा जाता था, एक फॉरेन पावर का रूल है, तो उसको हटा के अब चाइना में रिपब्लिक सिस्टम की स्टार्ट किया गया, जो किसके अंडर में हुआ, सन यात सेन के अंडर में। और यहाँ पे सन यात सेन ने जो सन मैनचुई है उनके अंडर में 3 आइडियाज को बताया गया, जो है नेशनलिज्म, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी, और तीसरा जो है सोशलिज्म। देन अगर हम बात करें इस चीज की आगे की, तो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन में और क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करे गए जगह जगह पे कि भाई, क्योंकि चाइना जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद भी चाइना को वो कोई भी टेरिटरी नहीं मिली, तो यहाँ पे मैसिव लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। और ये हुआ था 4 मई 1990 में, जो कि बीजिंग शहर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि भाई ये जो चीज हुई, इसकी वजह से ये चीज हुई कि भाई जो होल जनरेशन थी वो यूनाइट हो गई, और अब चाइना जो अपने ट्रेडिशंस है उनको छोड़ के वेस्टर्न आइडियाज के लेवल पे रिफॉर्म करना चाहती है। देन दे ऑल्सो फॉरेनर्स, वो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फॉरेनर के कंट्रोल से फ्री हो जाएं, और चाइनीज ही उनके ऊपर क्या करें, रूल करें। देन जो गाओ मिंडांग पार्टी है वो यहाँ पे निकल के आती है, जो सन यात सेन के आइडियाज हैं उनसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है, विच इज द गाओ मिंडांग पार्टी। और यहाँ पे सन यात सेन के डेथ के बाद ये जो पार्टी होती है उसको चियांग काय शेक जो होते हैं वो यहाँ पे रूल करते हैं, लीड करते हैं। उसके बाद अगर हम बाद में आगे चल के देखें तो भाई क्या क्या चेंजेस हुए, क्यों गाओ मिंडांग पार्टी जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई। तो वो ये चीज थी कि भाई उनका काफी नैरो बेस था, उन्होंने पीजेंट्री को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया, सारा की सारा जो उनका फोकस था वो अर्बन एरियाज में हुआ करता था। देन उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट नहीं किया, विमेन को कहीं ना कहीं वो अभी भी सब्जुगेट और लोअर पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद सोशलिस्ट कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते, और कई सारे चैलेंजेस होते हुए भी जो चियांग काय शेक है उन्होंने कंट्री में मिलिट्री लीडरशिप अप्लाई कर दी थी। अब इसके वजह से क्या होता है कि भाई चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को हम देखते हैं इमरजेंस उनका, तो राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होती है 1921 में, जिसके लीडर होते हैं माओ जेडोंग, और जो कि एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आते हैं जिनमें उनका पहला फोकस होता है किसके ऊपर, पीजेंट्री के ऊपर। ठीक, यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो उनको कहीं ना कहीं अपोज करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वो ज़ांगजी जो होते हैं वहां पे अपने कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई तरीके के उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, लोगों को यूनाइट करने की बात करी है, विमेन की प्रॉब्लम को उन्होंने एड्रेस किया है, और एक लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया है, जो कहां से कहां तक, ज़ांगजी से यनान तक, इस तरीके से पूरा जो लॉन्ग मार्च है वो उन्होंने किया हुआ है। फिर अगर हम बात करें कि सीसीपी ने क्यों किया, तो वो उन्होंने कई सारे आइडियाज दिए कि भाई वारलॉर्डिज्म को खत्म करने के लिए, लैंड रिफॉर्म लाने के लिए कंट्री में, फॉरेन इंपीरियलिज्म को खत्म करने के लिए, और इन सभी चीजों से जो सीसीपी थी उसने कहीं ना कहीं जो पूरी चाइनीज पॉपुलेशन थी उसको यूनाइट करने की बात करी। देन अगर हम बात करें कि इन सभी चीजों के बाद जो चाइना है वो कैसे कॉलोनियल रूल से बाहर आए, तो 1949 में चाइना जो है अब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वहां पे एक न्यू डेमोक्रेसी हम देखने को मिलते हैं, जहां पे हर किसी को क्या किया जाएगा, जोड़ा गया। अब अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे पावर आया चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के पास, तो उन्होंने कई सारे रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आए। तो पहला था उनका द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसमें उन्होंने क्या बात करी, कम्यून सिस्टम डेवलप किया, घर घर उन्होंने स्टील फर्नेस एस्टैब्लिश करे। उसके बाद सेकेंड जो मूवमेंट आया वो आया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का, जिसमें उन्होंने ये बात करी कि हमें ट्रेडिशन को छोड़ के वेस्टर्न आइडियाज को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने चाहिए। उसके साथ साथ किसकी बात हुई कि भाई जो चियांग काय शेक है, जब यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल आया तो चियांग काय शेक भाग के ताइवान चले गए थे, और ताइवान में जाके उन्होंने क्या किया, अपना रूल स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे जो चियांग काय शेक है उन्होंने कई तरीके की चीजें करी कि भाई जो जब उनका एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको उन्होंने रिप्रेसिव तरीके से खत्म कर दिया। पावर ऑफ स्पीच जो थी उसको उन्होंने बैन कर दिया, लोकल पीपल को जो वहां पे पहले से पावर में थे उनको वहां से निकाल दिया, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया। और इन्हीं सभी चीजों के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि 1973 में जो ताइवान था उसकी जो जीएनपी थी वो सेकेंड हो गई एशिया में आफ्टर द जापान। ठीक, उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करें तो जैसे ही चियांग काय शेक की डेथ होती है, धीरे धीरे जो ताइवान है वहां पे डेमोक्रेसी का भी हम इमरजेंस यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज आई कई तरीके की, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। चले उसके बाद अब अगर हम आगे बढ़े इसमें,
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोरिया की। कोरिया एक ऐसी कंट्री थी जो पहले इंडिपेंडेंट तरीके से रहती थी, जहां पे जॉयसन डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन बाद में जापान जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश कर लिया। अब कॉलोनी स्टैब्लिश होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की डिफीट होती है, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे जो कोरियन पेनिनसुला है उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक पार्ट था इसका नॉर्थ कोरिया, जहां पे यूएसएसआर कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करती थी, और वहीं पे साउथ कोरिया पे जो यूएस था वो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस था, और दोनों को बांटा गया 30 से 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है उसके बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड वॉर में पोस्ट वॉर नेशन हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की मदद से कहीं ना कहीं क्या हुआ, 1950 में यहाँ पे कोरियन वॉर हो रही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, और आर्म्स ट्रीज एग्रीमेंट के साथ कहीं ना कहीं इस वॉर को खत्म कर दिया गया, और दोनों जो नेशन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं। देन अगर हम बात करें कि भाई साउथ कोरिया में कैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पे जो 1963 में अक्टूबर 1963 में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, पाक chung ही जो है वो इलेक्ट होते हैं, लेकिन वो मिलिट्री रूल अपना स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक। लेकिन उन्हीं के टाइम पे जो कोरिया है, जो साउथ कोरिया है, उसमें स्टेट लेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी उन्होंने लेकर आए, वैल्यू एडिशन का उन्होंने काम करा, और जो कोरिया है, जो साउथ कोरिया है, उसको हर तरीके से उन्होंने डेवलप किया, इकोनॉमी उसकी डेवलप करी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कई सारे इंप्लीमेंट चेंजेस कर दिया, यासिन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जो पोजीशन थी उसको परमानेंट कर दिया, प्रेसिडेंट की पोजीशन जो थी उसको परमानेंट कर दिया। उसके बाद जब ये इनकी डेथ होती है और उसके बाद कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स होंगे, और यहाँ पे जब वापस से यहाँ पे क्या होगा कि पावर जो होगा वो डेमोक्रेटिक नेशंस के डेमोक्रेटिक रूल के पास आ जाएगा, ठीक। तो दिसंबर 1997 में जो किम डांगजुंग है वो इलेक्ट होते हैं। उनके बाद कई सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ली मैंगचू हैं, पाक जिंगवे जो उनकी पाक मेंगचू की कहीं ना कहीं बेटी है। उसके बाद यहाँ पे मई 2017 में मून जिन जो है वो वापस एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक। तो ये सारा की सारा कोरिया में डेवलपमेंट देखा है। अब ये जो चैप्टर था, ये जो चीजें थी, ये हमने एक क्विक ओवरव्यू की तरीके से देखी हुई है, रैपिड रिविजन की तरीके से देखी हुई है। तो अगर आपको इस चीज का डिटेल वीडियो देखना है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, प्लीज जाके इस वीडियो को देखिए। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।